वेलकम फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लोकतंत्र के परिणाम। इसमें हम मेन टॉपिक जो है आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें जैसे लोकतंत्र की परिभाषा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान से सुनना है, पूरी वीडियो बस सुनने के लिए है। लोकतंत्र जो है इसकी परिभाषा देनी है। तो ऐसी सरकार जिसमें जनता का शासन हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा ही निर्मित किया गया हो, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। ऐसी सरकार यानी जो जनता के लिए है, जनता के द्वारा बनाई गई है और जनता के लिए ही शासन करती है, तो वो आपका लोकतंत्र हो जाती है, ठीक है। तो तानाशाह का समर्थन करने वाले विचारधारा को क्या कहते हैं? जो तानाशाह का समर्थन करने वाला विचारधारा है, इसको निरंकुशतावाद कहते हैं, ठीक है, निरंकुशवाद कहते हैं। अगला है कि लोकतंत्र अच्छा क्यों है? क्योंकि ये सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक सरकार को ही बेहतर मानी जाती है। पेपर में आता है कि नागरिक स्वतंत्रता क्या है? नागरिकों के मौलिक अधिकार जिनकी रक्षा करना कानून करता है, इसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। सामाजिक असमानता का कोई एक रूप लिखिए। तो लिंग भेद करना, जाति भेद करना, तो ये चीज़ें आपका सामाजिक असमानता को बढ़ाती हैं। तो इसके बाद हमें ध्यान रखना है लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो लोकतंत्र की विशेषताएं हैं कि इसमें नागरिकों को समान महत्व दिया जाता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाया जाता है, इसमें इसमें फैसले आराम से और बेहतर ढंग से लिए जाते हैं और इसमें गलतियों को सुधारने का अवसर होता है। तो इसलिए लोकतंत्र की ये सारी विशेषताएं, खासियत है। अगला है कि जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाह से बेहतर क्यों माना जाता है? तो लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, इसलिए अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र में नीति या निर्णय पर खुली बहस होती है, इसलिए भी अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र में वैध सरकार होती है, इसलिए भी अच्छा माना जाता है। और लोकतंत्र में नागरिकों की स्थिति बेहतर होती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला, लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम लिखिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है, इसमें सामाजिक टकरावों की संभावना कम रहती है। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। लोकतंत्र में समाज के कमजोर वर्ग को समानता का दर्जा देने पर बल दिया जाता है। तो लोकतंत्र किस प्रकार एक वैध सरकार को जन्म देता है? लोकतांत्रिक सरकार एक जवाबदेह सरकार है। यह नागरिकों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया की जांच करने के अधिकार और साधन प्रदान करता है। लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार है। यह नागरिकों के विचार और उम्मीदों का ध्यान रखती है। लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है क्योंकि ये जनता द्वारा चुनी जाती है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र किस प्रकार नागरिकों को शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण जीवन देता है? तो नंबर 1 है कि प्रत्येक नागरिक को मत देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। यह नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र टकरावों और आपसी मतभेदों को समाप्त करने में मदद करता है। लोकतंत्र में बहुमत को सदा अल्पमत के साथ काम करने की जरूरत होती है ताकि सरकार सभी की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर सके। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाए रखता है? लोकतंत्र सम्मान और स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्रदान किया जाता है। लोकतंत्र में जाति आधारित असमानताओं एवं कुरीतियों का कोई नैतिक और कानूनी आधार नहीं होता। तो ये सब हमारे जो मेन प्रश्न उत्तर थे, ठीक है। तो अगला है कि जैसे तानाशाह सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार की कमियां क्या हैं? तानाशाह की तुलना में लोकतंत्र में निर्णय लेने में कुछ अधिक समय लगता है क्योंकि तानाशाही में औपचारिकता नहीं होती। तानाशाह सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा खर्चीला है क्योंकि यहाँ निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं। तानाशाह में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है, परंतु लोकतंत्र में हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, उसके तानाशाह में ऐसा नहीं होता। तो ये सब हमारे मेन प्रश्न उत्तर थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हमारा प्रश्न आ जाता है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? राजनीतिक दल मतलब लोगों का ऐसा संगठन या समूह होता है जो चुनाव लड़ती है और सरकार
मतलब सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से जो भी संस्था काम करती है वो राजनीतिक दल है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करते हैं। फिर राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। ये दल लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। ये दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। दल समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होते हैं, इसीलिए इसका नज़रिया समाज के एक वर्ग विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल का पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के मुख्य 3 हिस्से हैं: नेता, उसके सक्रिय सदस्य और उसके अनुयायी या समर्थक। तो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? तो राजनीतिक दल कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे कुछ राजनीतिक दल के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, 1885 में हुई थी। इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा है कि इस दल में धर्मनिरपेक्ष और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है। अगला है भारतीय जनता पार्टी। ये 1980 में गठित हुई थी, काफ़ी समय बाद। इसका एजेंडा है कि भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। पार्टी जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धनांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है, ठीक है, मतलब ब्लैक मनी पे रोक लगाता है। अगला है बहुजन समाज पार्टी। ये 1884 में गठित हुई थी, याद रखना है, 1984 में। इसका एजेंडा क्या है कि पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले पेरियार, रामास्वामी नायर और अंबेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। पार्टी दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा में के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय है ये पार्टी। अगला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद। तो ये आपका 1964 में गठित हुई थी। इसका एजेंडा जो है लेनिनवाद में आस्था रखता है, मार्क्सवादी है, यानी मार्क्सवादी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता विरोधी। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये 1925 में गठित हुई थी। ये इसका एजेंडा है मार्क्सवादी, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसान और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। अगला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। ये 1999 में गठित हुई थी। इसका एजेंडा लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था रखती है। वह पार्टी भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षण चाहती है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमें याद रखना है कि राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं: चुनाव लड़ना, कानून बनाना, सरकार बनाना और चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना ना जीतने पर, और जनमत का निर्माण करना, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है कि वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या करनी है। तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, वंशवादी उत्तराधिकार है, धन व बल का प्रयोग अभी भी होता है, सार्थक विकल्प का अभाव है, दल के सामान्य सदस्यों की उपेक्षा हो जाती है। तो राजनीतिक दलों एवं नेताओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को उल्लेख कीजिए। तो दल परिवर्तन पर नियंत्रण लगा है, यानी दल बदल विरोधी कानून द्वारा रोकने की कोशिश होती है। दल बदल करने पर अपनी सीट खोनी पड़ती है, संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है, आपराधिक मामलों से संबंधित शपथ पत्र दायर करना अनिवार्य है, आयकर पर रिटर्न भरना भी जरूरी बना दिया गया है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे इन राजनीतिक दलों नेताओं को सुधार सकती है हमारी सरकार।
फिर एक प्रश्न है कि दबाव समूह क्या है और कुछ उदाहरण बताइए। तो समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से अपनी मांगे मंगवाने और हित पूरा करवाने के लिए संगठन बनाकर सरकार पर दावा डालने का काम करते हैं, इन्हें दबाव समूह कहते हैं। ये दबाव समूह किसी खास वर्ग के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और वकीलों, डॉक्टरों और शिक्षकों के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। ऐसे दबाव समूहों का सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता, बल्कि राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हों। और राजनीतिक दल के लिए निर्माण के लिए केवल समान राजनीतिक विचारधारा के लोग का एकजुट होना जरूरी है, चाहे उनके आर्थिक हित अलग अलग हों। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, जबकि दबाव समूह को जनता के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। दबाव समूह दलीय राजनीति में सीधा भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालते हैं, जबकि राजनीतिक दल सीधे दलीय राजनीति में भाग लेना चाहते हैं। ठीक है।